एक सांसद, और वो सांसद सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली बार राजनीति में आए परिवार का है, वो सांसद एक राजनीतिक परिवार का, जिसके बाबा तमाम बार विधायक और सांसद रहे, जिसके परिवार में एक विधायक अभी है और एक सांसद ही खुद। उस परिवार के घर में, मकान में बिजली की चोरी हो रही है। बताइए, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो सकती है क्या? जियाउर रहमान बर्क, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद, शफीकुर रहमान बर्क के पोते, और ये इस हालत, ये सच्चाई, बिजली चोरी में पकड़े जा रहे हैं सांसद जी, एमपी साहब, कटिया वाले एमपी हो गए। 6 महीने से जीरो बिल आ रहा, जीरो बिल। गरीब हलकान है बिजली का बिल चुकाते चुकाते, और सांसद मौज ले रहे हैं। 10-10 एसी है, गीजर है, फलाना है, ठिकाना है, सब राग रंग है, और बिजली का बिल नील बटा सन्नाटा। क्यों? बोले जनसेवा में है, तुर्की टोपी लगाते हैं, शफीकुर रहमान वर्ग के पोते हैं। ये स्थिति, और उस पर भी रंगबाजी। सांसद जी के पिता सरकारी कर्मचारियों से लड़ रहे हैं, जो बिजली काटने गए, बिजली वाले लोग इनके घर की, उनको धमका रहे हैं, कह रहे हमारी सरकार आएगी तो तुमको पटक के मारेंगे। बता रहे सब योगी करा रहे हैं, योगी का खेला है। और आरोप ये कि हमको आजम खान बनाना चाहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क के बाप, नहीं, जियाउर रहमान बर्क के बाप शफीकुर रहमान बर्क के बेटे कह रहे हैं कि हमको आजम खान बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, और संभल को रामपुर। तो आजम खान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत तो हो गई, समझ लो। पहला केस दर्ज हो गया जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, बिजली चोरी का केस, एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी इसमें भी है। मैंने आज सुबह कहा था कि संसद सत्र तक मान लीजिए कि जियाउर रहमान क्लब का कुर्ता लगा के संसद में रह सकते हैं। संसद का सत्र समाप्त होने के बाद उन पर खतरे के बादल घनीभूत हो जाएंगे, आकर मंडराने लगेंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। और दोपहर होते होते वो खबर आई गई कि मुकदमा दर्ज हो गया बिजली चोरी का माननीय सांसद के खिलाफ। ये तस्वीर है क्या असल में? ये देखिए, जियाउर रहमान अपने घर कोठी का किराया पर बिजली का बिल नहीं दे रहे, और मस्जिद में ऐसा यंत्र लगवा दिए ट्रांसफार्मर टाइप के कि मस्जिद खुद भी बिल नहीं दे रही, और 200 लोगों को और फ्री बिजली बांट रही। ऐसे ऐसे ये छोटा बिजली घर बना दिया मस्जिद में। ये काम है, और इसको कोई पकड़े तो आप कहते हो योगी खेल, हम राजनीतिक प्रतिशोध की बात कर रहे हैं, हमको आजम खान बनाना चाहिए। अब आप आजम खान बनो और चाहे कोई बनो, कानून तो अपना काम करेगा। मैं सोचता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए भी कितनी शर्मनाक स्थिति है कि उसका सांसद बिजली चोरी में पकड़ा गया। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, सैकड़ों किस्म के भत्ते मिलते हैं। गरीब एक बल्ब लगाए अपनी झोपड़ी में तो उसका भी पैसा मांगने बिजली वाले चले आते हैं। सामान्य आदमी का बिल जीरो आए, ये संभव नहीं ना। बाकी उत्तर प्रदेश तो इस बात से दुखी हो रहता है कि कम बिजली खर्च की और ज्यादा बिल आ गया, और यहां उल्टा था, धुआंधार बिजली खर्च हो रही थी, धारोधार, और बिल जीरो जीरो जीरो। 6 महीने से जीरो चल रहा था। जब तक इच्छा होती सांसद जी की तब तक जीरो चलेगा। भाई आखिर सांसद हैं, इनकी इच्छा के विरुद्ध मीटर चलेगा क्या? अब बत्ती कट गई, बत्ती काट दी गई सांसद जी की, बत्ती गुल। गिरफ्तारी की तलवार सिर पे आके लटक गई। और ये तो एक है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। संभल हिंसा में भी जो एफआईआर है उसमें भी
सांसद जियाउर रहमान बर्क प्रथम आरोपी हैं। यानी 2 एफआईआर हो गई, दोनों एफआईआर प्रतीक्षा कर रही हैं जियाउर रहमान बर्क की। फंस गए चक्रव्यूह में। अब देखना ये कि समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बचाव में किस तरह उतरती है और कहां तक लड़ती है, लड़ती भी है कि नहीं, या आजम खान की तरह बर्क को भी छोड़ देंगे कि भाई जाओ अपने हाल पर, जो आपके मुकद्दर में लिखा होगा सो होगा। ये देखना होगा। ये बड़ा दिलचस्प भी होगा देखना कि क्या आजम खान जैसा हाल हो जाएगा बर्क का, या समाजवादी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। बड़ा सवाल। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे खेल पर, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें, फिर बहस में चलें। 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले मंदिर मस्जिद के सर्वे में हुई हिंसा को लेकर बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन अब जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का गंभीर आरोप लगा। इस मामले में सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। चोरी का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें कार्रवाई प्रचलित है। विद्युत विभाग कर्मियों द्वारा यह भी बताया गया है कि श्री ममलूकुर रहमान बर्क द्वारा उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है। इस संदर्भ में साक्ष्य के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, साथ ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार के सुबह बिजली विभाग के 5 लोगों की टीम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर गई थी। उनके परिवार के सदस्य चेकिंग नहीं करने दे रहे थे, लेकिन फिर जेई ने ताला खोल दिया। उन्होंने जेई को भी धमकी दी। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। सपा सांसद के घर पर बिजली का कुल 16.5 किलोवाट लोड दर्ज किया गया। 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक जियाउर रहमान बर्क के नाम पर और दूसरा उनके दादा के नाम पर। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि इनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है इनके परिसर पे, 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। इसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज की। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ममलूक बर्क पर आरोप है कि उन्होंने मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी। उनके पिता के खिलाफ जो उन्होंने धमकी दी है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया था, फिर एडवोकेट्स आए और एडवोकेट्स के माध्यम से वो सभी जानकारियां की गई और चेकिंग की गई। उधर संभल सांसद के पिता ने उल्टा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल बदनाम करने की साजिश है। घर में सोलर पैनल लगा है और जनरेटर भी। बर्क के पिता ने कहा कि बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट है, माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। एक मरतबा पहले भी सब देख गए थे, आज पता ना क्या मामला है। जैसे कि सर्वे वो जामा मस्जिद को हुआ था, दूसरी मरतबा सर्वे, तो इनका मंशा यह था कि कोई हंगामा हो जाए। ये चाहते हैं कि कोई हंगामा यहाँ भी हो जाए। बिजली विभाग ज्यादा से तो ज्यादा करप्टेड कोई है ही नहीं और बगैर पैसों के ये काम करते नहीं, यही चोरी कराते हैं। बिजली की जो समस्या है, जो महंगाई है, जो लूट है, जिस तरह से लोगों को उत्पीड़न करने का जरिया सरकार ने बनाया है, वो भी एक मुद्दा है। संभल, बहराइच, ये एक मुद्दा है सरकार की तानाशाही का। तो इन मुद्दों से बचने के लिए
सरकार का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार हिंदू मुसलमान करने का काम करती है, और उसमें इस तरह के काम हो रहे हैं जो जियाउर रहमान के साथ हुआ या और विधायकों के साथ हुआ, इकबाल साहब के साथ हुआ, आजम खान साहब के साथ हुआ, ये सारी चीजें हैं। नहीं, कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता है, सारी विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और इसीलिए सीधा सीधा एक तरफा विपक्ष के खिलाफ अनुचित कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वह इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। रहमान को डर लग रहा है, कोर्ट पहुंचे हैं कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए। काश की ये डर कानून का उल्लंघन करते समय भी लगा होता। जब लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे थे, कोर्ट का आदेश बदलवाने के लिए दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत आश्चर्यजनक है, घर की बिजली के बिल की चोरी कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों से बिजली का बिल 0 आ रहा है। बिजली की चोरी करेंगे, दंगा भड़काएंगे, और जब गिरफ्तारी की नौबत आएगी तो कोर्ट जाकर के बचने के रास्ते अपनाएंगे। लेकिन कोर्ट के कटघरे में जाएं, कानून का सामना करना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी। हम जैसा कि मैं टीवी में ही देखा हूँ आप लोगों के चैनल पे कि एक भव्य हवेली है और उसमें 1 किलोवाट का लाइट फैन का कनेक्शन है, तो अगर हम ही चोरी करेंगे तो जनता से हम कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बिल दें। हम घर में 10 AC लगाए हैं और बिजली का बिल देंगे 500 रुपये महीने, तो न्याय कैसे मिलेगा। और बिजली का चाहते हैं 24 घंटे हमको जनता को मिले, हमारे आवाम को मिले, तो ये संभव नहीं है। हमको पहले नेताओं को अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा। जबकि बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, समाजवादी चाहे छोटा हो या बड़ा अपने मूल सिद्धांत पर जरूर रहता है। अपराधी, दंगाई, भ्रष्ट आचरण, अराजकता, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में दंगा कराने के आरोपी के साथ साथ बिजली चोर भी निकले। बर्क के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। देश की जनता के टैक्स में सेंधमारी कर बिजली मीटर को बाईपास कर बिजली चोरी करते थे। सपाई मतलब अपराधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी, अराजकता करने वाले के साथ अब चोर भी जुड़ गया। बहरहाल संभल के दंगल में हर रोज एक नया एंगल सामने आ रहा है। पहले 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी के तौर पर FIR, फिर बिना नक्शे के मकान बनाने का केस, और अब बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज। कुल मिलाकर दादा की राजनीतिक विरासत संभालने वाले सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क अब मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। वर्क मुश्किल में घिर गए, घिरते नजर नहीं आ रहे, अब घिर चुके हैं। मेहमानों से परिचय करा दें, प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। प्रशांत पटेल का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि। आशीष जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, तनुज दीक्षित का स्वागत है। मनीष अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। आशीष जी, आपसे बात शुरू करूँगा। सामान्यता में जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं उनसे शुरू करता हूँ, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, मुझे लग रहा नहीं, समाजवादी पार्टी से बात शुरू होनी चाहिए। अभी दंगा भड़काने में FIR हुई थी और उसके 3-4 दिन के 5-10 दिन के भीतर बिजली चोरी की भी हो गई। बताया जा रहा है 16.5 किलोवाट का लोड था और 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन धीरे से लगवा रखे थे भैया ने। आशीष जी, मतलब दंगे में आप ये कह सकते हो कि साहब गलत हमारा नाम डाल दिया, राजनीतिक प्रतिशोध है, लेकिन बिजली चोरी में तो ये भी नहीं चलेगा फार्मूला कि राजनीतिक तौर पर हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आशीष जी। अमिताभ जी, अभी जो चीजें सामने आ रही हैं, अब इसमें सत्य क्या है और कितना है, ये तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त और बीत जाएगा तो पता चलेगा। यदि ऐसा सत्य में ऐसा हुआ है तो वाकई में एक बहुत गंभीर स्थिति है कि एक सांसद के घर पे ऐसी स्थिति अगर होगी तो कहीं ना कहीं समाज में, पार्टी में इसका एक बहुत बड़ा जो है गलत संदेश जाता है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जैसा अभी उनके पिताजी ने भी कहा कि उनके यहाँ सोलर पैनल भी लगे हुए थे, और आमतौर पे जो लोग सोलर पैनल लगवाते हैं तो उनके यहाँ पूरा जो लोड रहता है वो सोलर पैनल्स पे रहता है जब तक गर्मी का मौसम रहता है। जहां ठंड आती है तो फिर आप सोलर पैनल के साथ साथ जो आपकी जो बिजली है जो आप नॉर्मली लेते हैं
उस पे भी लोड आने लगता है कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, देख लें सच क्या है, और अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो निश्चित रूप से जो कानून है, जो कार्रवाई बनती है वो उनके खिलाफ। आशीष भाई इसमें दो बातें हैं। सोलर पैनल की बात तो अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मीटर उनके यहाँ लगे थे 3 मंजिल पर, 3 मंजिल की इमारत है उनकी, एक कनेक्शन शफीकुर रहमान बर्क के नाम है, एक जिया के नाम है। उन मीटर्स की जब जांच कराई गई, टेक्निकल जांच हुई, तो पाया गया उन सारे मीटर्स में कि इनमें खूब टेम्परिंग की गई है तबीयत से। उसका सोलर से कोई लेना देना नहीं। जो लोग सोलर लगवाते हैं वो सामान्य बिजली के मीटर में टेम्परिंग नहीं करते ना। आपने सोलर लगवाया, आपने रसायन कोई दुनिया के सबसे आधुनिक यंत्र लगवाया, वो अलग विषय है। मसला है आपने मीटर में टेम्परिंग की, बात खत्म हो गई, जेल जाओ। यही तो मसला है। आपने कितने वाट का लगवाया नहीं लगवाया, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। और आज की तारीख में कोई 2 कमरे का फ्लैट भी लेके रहता है, वो 2 किलो वाट पे चल रहा है। ये तो समय, अब कोई उन्होंने इतना भारी यंत्र सोलर का लगा रखा हो जिससे 10-10, 12-12 एसी उठ रहे हों, तो उनकी सोलर क्षमता को प्रणाम करिए। लेकिन खैर मामला तो फंस गया। मनीष अग्रवाल जी, उनके पिताजी ने कहा है, जिया के पिताजी और शफीकुर रहमान के बेटे, उन्होंने कहा है कि हमको आजम खान बनाने की कोशिश हो रही है और संभल को रामपुर। लेकिन ये जल्दी नहीं कह दिया। आजम खान का तो मामला 100-125 केस का है, इन पे तो अभी 2 ही केस लगे हैं। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ और केसों की भी जानकारी है जो हमें आपको कुछ दिन में आने वाले समय में पता चलेंगे। देखिए, बेसिक समस्या क्या है कि आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता में रहने के बाद। आप एक उदाहरण है जनता के सामने। जनता आपको चुन के भेजती है। जब आप ये चीजें खुद अपने लिए कर रहे हैं तो वही चीजें आप जनता को भी उत्साहित करते हैं करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि मस्जिद के ऊपर से एक पैरेलल पावर हाउस चल रहा था, कोई बिजली का उपयोग नहीं कर रहा था, कोई मकान का नक्शा पास नहीं करा था, कोई कहीं भी मकान बना लेता है, किसकी जमीन है किसकी नहीं है कौन पूछने वाला है। लेकिन मुझे लगता है वर्ष साहब को अपने और भी चीजें जो उन्होंने गलत कर रखी है उनका संपूर्ण एहसास है, तभी उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक आजम खान बजाया जा रहा है। क्योंकि आजम खान जी को कुछ बनाया नहीं गया था। सरकार ने जितने भी मुकदमे उन पे लिखाए थे वो सब कानून में विचाराधीन है, सब पे जांच चल रही है, उसकी उन्हें सजा हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जबरदस्ती उन पे मुकदमे ला दिए थे। तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको वो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी जो कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे उदाहरण पेश करने से हो सकता है जनता के मन में सरकार के प्रति सम्मान आए और सरकारी चीजों को वो एक वाजिब ढंग से उपयोग करना शुरू करें। आशीष जी ने ठीक कहा कि अगर कोई गलती उन्होंने करी है तो उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पहली या दूसरी गलती है। आगे आप देखिए गलतियों का पुलंदा निकल के आएगा जो हम सबको जानने के बाद आश्चर्य भी होगा कि क्या वाकई में संभल में ये हो रहा था। क्योंकि आप देखिए उनके पिताजी ये भी कह रहे थे कि उन्होंने उतनी पुलिस इसलिए लगाई थी कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इस तरीके के स्टेटमेंट कैसे देते हैं जब सरकार कोई जांच करने जा रही है? तो आप क्या इनडायरेक्ट वे में ये धमकी देना चाह रहे हैं कि अगर हमारी जांच होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ेगी? जी तनुज दीक्षित जी, अब कानूनी तौर पर क्या स्थिति दिख रही है? 2 एफआईआर सांसद के खिलाफ हैं, एक दंगा भड़काने में संलिप्तता और दूसरा बिजली चोरी। देखिए, दोनों ही गंभीर अपराध है अपने आप में और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। अगर हम बात करें जिस तरीके की मीटर टेम्परिंग और बिजली चोरी के लिए बात कही जा रही है, तो द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 135 में जो है बिजली चोरी को डिफाइन किया गया है, जिसके लिए अगर 10 किलोवाट तक की बिजली चोरी होती है तो 3 गुना तक पेनल्टी और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
वहीं अगर 10 किलोवाट से ऊपर की चोरी होती है तो 5 साल तक की सजा और 6 गुना तक की पेनल्टीज का प्रावधान है। ये जो अमाउंट उनका निकलेगा उसमें, साथ ही साथ अगर मीटर टैंपरिंग हुई है तो उसके लिए भी 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसे में अमिताभ जी, स्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिख रही हैं। देश में कई सारे प्रकरण हम देखते हैं बिजली चोरी के, जिसके अंदर गंभीर अपराध के रूप में श्रेणी में से लिया है और उसके लिए सजाएं भी आम जो लोग होते हैं उनको तो मिलती ही हैं। तो निश्चित रूप से जब ये चाहे सांसद भी हो और अगर इस टाइप की अगर गतिविधियां हो रही है, क्योंकि वो बिल्स की कुछ कॉपीज वायरल भी हो रही है, उसमें देखा भी गया है ₹0 का बिल और टोटल 27 यूनिट 28 यूनिट, जो कि गरीब के घर में एक बल्ब लगाने पे भी इतने यूनिट का बिल आ जाता है, इससे ज्यादा आ जाता है। वहां वो उनके घर में 16 किलोवाट की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और जब बिल आता है तो वो 27 यूनिट 28 यूनिट का बिल आता है। मतलब एक वाकई में बेहद ही गंभीर विषय है। और ऐसे में जो कार्रवाई और FIR रजिस्टर्ड हुई है तो उसमें निश्चित रूप से आगे कार्रवाई भी होगी और इन्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। जी अमिताभ जी, ठीक बात है। प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी और खुद जियाउर रहमान वर्क और उनके पिताजी सब ये कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक प्रतिशोध है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। जब संभल दंगा में FIR हुई तब भी उनका यही वर्जन था, अब बिजली चोरी में हुई तब भी यही वर्जन है कि भाई हम चूंकि समाजवादी पार्टी के हैं और मुसलमान हैं इसलिए हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, जियाउर रहमान बर्क ने ये बात सही कही है कि उनका हाल आजम खां जैसा होने वाला है, क्योंकि वो आजम खां को फॉलो कर रहे हैं। सन 2019 में आजम खां के विरुद्ध भी बिजली चोरी का मुकदमा हुआ था। उनका हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी पकड़ी गई थी, 29 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अभी सितंबर 2024 में उनकी पत्नी ने वो जुर्माना भरा है, अब जाकर के मुकदमा समाप्त हुआ है। और उनका एक रेस्टोरेंट भी चलता था, उसमें भी बिजली चोरी की पकड़ी गई थी और पानी का भी बिल बकाया था, उसका भी मुकदमा हुआ। तो इस अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आजम खां को ही फॉलो कर रहे हैं। बिजली चोरी आजम खां भी कर रहे थे और बिजली चोरी सांसद महोदय भी हैं। और जब चूंकि बिजली चोरी तो समाजवादी पार्टी के लोगों का शकल है, मतलब ये लोग तो संस्थागत तरीके से अपने सरकार के रूप में बिजली चोरी को ये लोग प्रोत्साहित करते थे। एक जब अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक सभा में गए थे, मुसलमान बहुल क्षेत्र में गए थे, तो उस क्षेत्र में वो कह रहे थे, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई हमने बिजली चोरी पर कोई कार्रवाई नहीं की है और हमने पुलिस को कह दिया कि अगर कोई बिजली चोरी हो तो कोई कार्रवाई मत करना, इसलिए हमको वोट दो। फिर आजम खां भी उसी सरकार के दौरान 12 से लेकर के 17 के बीच में एक मुस्लिम सम्मेलन में कह रहे थे, उनसे मुसलमानों से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई बिजली विभाग वाले आए क्या? किसी की हिम्मत नहीं कि मुसलमान के यहाँ कोई बिजली की चेकिंग कर सके। ये समाजवादी पार्टी सरकार में होता था कि भाई मुस्लिम एरिया में कोई बिजली विभाग वाला तो घुस ही नहीं सकता। इसलिए तो आप आज और कल देखिए ना, तो 2000 से अधिक आरएएफ पुलिस वालों को वहां जाना पड़ा आपको मीटर चेक करने के लिए कि बिजली चोरी हो रही, मीटर लगाए कि नहीं लगाए। उस क्षेत्र में आपको 1000-2000 पुलिस वालों को लेकर के जाना पड़े। तो आप समझ लीजिए कि लोगों की मानसिकता क्या है कि वो सरकार को अपनी बपौती जो सरकारी जो संस्थान है और जो संसाधन है उनको बपौती समझते हैं कि भाई घर की खेती है, जैसे मन चाहे चलो करो, टैक्स तो हमें देना नहीं है। तो ये मानसिकता, वही लोग दिन भर संविधान कानून करते हुए हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। ये संविधान कानून तो अब डंडे की जोर मानते हैं, मजबूरी इसलिए मानते हैं, वैसे थोड़ा मानते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जियाउर रहमान बर्क जी की बात बिल्कुल हूँ कि आजम खां के रास्ते पर चल रहे हैं और इसी तरह अगर आजम खां के रास्ते पर चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनका हाल भी आजम खां की तरह ही होगा। आशीष भाई, मतलब ये जो बात प्रशांत पटेल ने बताई, इसका मतलब ये रवायत पुरानी है। जब आजम खान पर भी बिजली चोरी के मुकदमे हो चुके तो जियाउर रहमान पे हो गए तो कौन चिंता की बात है? नहीं, देखिए, एक सांसद के खिलाफ इस तरीके की बात आती है तो कहीं ना कहीं है चिंता का वो विषय। तो सांसद, एक मिनट, वो तो सांसद, विधायक, मंत्री और अघोषित मुख्यमंत्री सब रह लिए थे आजम खान। तो जब वो बिजली चोरी में चले गए, नहीं, इसका मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि रवायत पुरानी है क्या? नहीं, देखिए, इसमें कोई कवायद की बात नहीं है और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो अभी पूरी तरह वो सच सामने आ जाए। और जो बात अभी जो दंगा भड़काने वाली गई थी उससे हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि
फ्राइडे को इन लोगों ने इल्जाम लगाया था कि एक सभा में जो है सपा सांसद ने वहां लोगों को भड़काया, तो आपने फ्राइडे को कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आप उस पर कोई बातचीत भी नहीं करते हैं, प्रशासन शनिवार को भी नहीं करता है। आप संडे की जो सर्वे था उसे थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते थे यदि आपको पूर्णतः इस बात की सूचना थी कि ऐसा कुछ किया गया है, तो एहतियातन ऐसी चीजें की जाती है, लेकिन की नहीं गई। तो उस पे तो हम लोग सहमत नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो अभी जो बात कही जा रही है जिसको लेकर के, तो ये एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात जो है वो संदेह में ला रही है कि अगर मीटर में टैंपरिंग आ रही है और जो बिजली का बिल जो इतना कम आ रहा है लोड, तो वो तो गंभीर विषय है। उस पे जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन रही है जो कि एक सांसद या किसी भी व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से एक सांसद के लिए इस तरीके की स्थिति बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। आशीष जी, आपने कहा कि शुक्रवार को जुमे की नमाज में जियाउर रहमान बर्क ने भाषण दिया, तो शुक्र को ही इनको 20 लाठी मार के बंद क्यों नहीं कर दिया? ठीक, और शनिवार को भी नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया वो तो वहाँ का एसपी जाने, डीएम जाने, लेकिन मैं एक सामान्य पत्रकार की बुद्धि से समझता हूँ कि संडे को सर्वे कर होना था। जियाउर रहमान को बंद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, बंद तो कर दिया जाएगा मान लीजिए, लेकिन बंद कर देते तो आप ही सब लोग संभल में कूदते और कहते कि हाय हाय बताओ जियाउर रहमान को बंद कर दिया। तो अभी जितने पत्थरबाज आए उससे 5 गुना ज्यादा पत्थरबाज आगजनीबाज वाले संभल में कूदते तो सर्वे तो नहीं हो सकता था इस स्थिति में। इसलिए भी कई बार इस चीजों को टाला जाता है कि ठीक है नोट करके रख लो, जब स्थिति अनुकूल होगी तो नाप दिया जाएगा। नप गए। मनीष जी, कहा जा रहा है कि दंगा भड़काने वाली बात से सहमत नहीं है, बिजली वाला देखा जाएगा, अगर किया है तो भरेंगे। देखिए, इनके सहमत होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अगर हमारे आपके घर पे बिजली चेक करने कोई आएगा तो क्या 1000 पुलिस वाले लेके आएगा बिजली का मीटर चेक करने के लिए कि इसकी स्थिति क्या है, और उसके बाद भी बिजली के मीटर की रिपोर्ट बस बनाने के लिए आएगा और रिपोर्ट बना के ले जाएगा। 1000 पुलिस वालों की जरूरत तो मुझे लगता है शायद उस दिन जब दंगा हुआ था तब इतना बड़ा इंतजाम सर्वे के लिए भी नहीं करना पड़े। तो पुलिस की एप्रीहेंशन जो है उस चीज को हमें समझना चाहिए कि पुलिस किस एप्रीहेंशन से वहां कार्रवाई कर रही है, पुलिस को कितनी जानकारी है वहां पे, ये तो हमारी जानने का विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, पुलिस को मालूम होगा। लेकिन एक सांसद का आप दायित्व देखिए क्या है, क्या उन्होंने आज भी ये जिम्मेदारी मानी है कि हाँ ठीक है हमसे ये गलती हुई है, हम जुर्माना देने को तैयार है? वो आज भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हो रही है। तो वो अपने समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि शुक्रवार को जो तरजीह दी गई थी, शनिवार को वोट की काउंटिंग होनी थी, पुलिस प्रशासन के पास और भी जिम्मेदारी थी, बाईपोल का रिजल्ट आना था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन ऐसा ध्यान दिया। लेकिन आज आप देखिए संभल की स्थिति क्या बना दी है कि बिजली जांचने के लिए आपको सेना मतलब पुलिस वालों की, आरएएफ की, पीएसी की गारद लेके जाना पड़ रहा है। तो अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा तो आपको क्या वहां सेना लेके जाना पड़ेगा? ठीक बात है, तब सेना ही लेके जाना पड़ेगा। दीक्षित जी, पॉलिटिक कहा किसी भी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो उसका पहला बचाव होता है कि राजनीतिक प्रतिशोध में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चाहे रेप का आरोपी हो, चाहे चोरी का आरोपी हो, चाहे दंगे का आरोपी हो, चाहे आगजनी का आरोपी हो, सबके पास एक ही बचाव, बोले राजनीतिक मुकदमा है। ये राजनीतिक मुकदमा क्या बवाल होता है भाई? मुकदमा होता है, राजनीतिक मुकदमा क्या होता है? ये बड़ा चलता बाजार में फ्रेज, बोले वो राजनीतिक मुकदमा है। ये क्या होता है? सामान्य आदमी 10 रुपया की चोरी में भी पकड़ा जाए तो डंडे खाए और जेल जाए, और नेता मौज ले रहे हैं, क्लब का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, 20 मुकदमे पीछे पीछे टहल रहे हैं उनके, बोले राजनीतिक मुकदमे। ये राजनीतिक मुकदमा क्या होता भाई? देखिए अमिताभ जी, हमने जो देखा कोर्ट की न्यायालय प्रक्रियाओं में सब समान रूप से, आरोपी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, न्याय व्यवस्था में, कानून की नजर में, कोर्ट की नजर में सब एक समान होते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे वो बिहार के लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो,
चाहे वो कहीं और जगह के कहीं सांसद हो या जैसे हम आजम खान जी की बात कर रहे हैं वो हो, हमने सब जगह ये देखा कि न्यायिक व्यवस्थाओं के आगे आरोप होते हैं और सिद्ध होने पर जो उसमें कार्रवाई और सजा के दंड के प्रावधान है उससे कोई भी राजनीतिक रूप से नहीं बच सकता है। और ऐसे ही बातें करना बेबुनियाद कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि हम न्याय व्यवस्था के ऊपर अधीन हैं और न्याय व्यवस्था ही सबसे सशक्त व्यवस्था है इस देश की। तो ऐसे बेबुनियाद आप एक तरफ चोरी कर रहे हैं बिजली की, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि ये सब तो राजनीतिक एफआईआर है। अरे तो बिल कहाँ है भाई? आप कौन सा पेमेंट भर रहे थे, कितने का बिल आना चाहिए, कितना बिल आ रहा है, ये सब कहाँ है ये सब? और अगर आपके मीटर में कुछ गड़बड़ियां आपको लग रही थी कि सही नहीं था, तो आपने विगत जो 6 महीना है, साल भर है, उससे आपने एफआईआर शिकायत क्यों नहीं रजिस्टर्ड करी अपने मीटर की? तो देखिए, या फिर ये सब जो बातें होती है अमिताभ जी, कहीं ना कहीं ये सब एक दिशा भटकाने वाली, लोगों के बीच में एक संदेश चला जाए उससे संबंधित, बस यहां तक की सीमित है। लेकिन न्यायिक व्यवस्थाओं में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिलती है। मुश्किल तो यही, नेता लोग तो ये प्ली लेके सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाले आए थे कि हम लोग नेता हैं, चूंकि खादी पहनते हैं इसलिए हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई वगैरह कोई जांच ना हो। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ा था। 17 पार्टियां गई थी, उसमें आशीष जी की पार्टी भी थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई भांग खाए हो, नशे में हो क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं कि नेता इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो? बोले ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता। और कोर्ट में क्या नेता और क्या अभिनेता। आशीष जी, 2 दिन पहले आपकी पार्टी के 4 बड़े नेताओं में से एक नेता ने कहा कि ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, सरकार बदलेगी तो सारे अधिकारी जेल जाएंगे। ठीक, यही बात जियाउर रहमान बर्क के पिताजी बोल रहे, अब्बा हुजूर। वो कह रहे हुकूमत बदलेगी तो इंशाअल्लाह ये सब लोग जेल जाएंगे जो खेला कर रहे हैं। ये टोन क्यों है? क्या अधिकारियों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ना हमारे खिलाफ ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है? तो ये तो ठीक नहीं, ये तो थ्रेट है कि हमारी सरकार आएगी तो उल्टा टांग देंगे। इस टाइप की भाषा क्यों है? इस टाइप का ट्रेंड क्यों है आशीष जी? इस की बातें इसलिए उठ रही हैं अमिताभ जी की कहीं कहीं जगह ऐसी चीजें देखी गई कि जहां ज्यादती हो रही थी, जहां चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इस तरीके की बातें उठ रही हैं। मैं इस तरीके की बातों का समर्थन तो नहीं करता कि इस तरीके की बात किसी व्यक्ति, किसी नेता को कहनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ सही ढंग नहीं है बात को कहने का। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आप ना सहमत हो तो आप कोर्ट तक ले जा सकते हैं उन अधिकारियों को जो आपको लग रहा है कि गलत कर रहे हैं। आज मोबाइल सबके पास है, यदि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है दूरी बनानी चाहिए, इस तरह नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर कहीं कुछ गलत है तो निश्चित से उसके कानूनी दरवाजे खुले हैं हर एक व्यक्ति के पास, तो कहीं ना कहीं उनका जो है इस्तेमाल किया जाए, बेहतर वो होगा। उससे एक बेहतर आप अपनी छवि और अपनी पार्टी की छवि उससे बेहतर बना पाएंगे, बनस्पत इसके ये कह के कि बाद में देख लिया जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो उस तरीके की भाषा से बचना चाहिए, मुझे भी लगता है। नहीं, आपको याद होगा आशीष जी कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने मंच से क्या कहा था कि हमने भैया से कह दिया है कि कोई ट्रांसफर ना करना है यहाँ वालों का, पहले मैं इनसे हिसाब चुकता करूंगा, उसके बाद इनको भेजेंगे बाहर। ये तो सरकार आए बिना ही भाई ने अनाउंस कर दिया था माइक पर, मुख्तार के लड़के ने। ऐसे लोकतंत्र चलेगा? ऐसे जनतंत्र चलेगा? और ये सब कुछ संविधान की कॉपी की आड़ में हो रहा है। सबसे दुखद ये है, जो भी आदमी ऐसी अल्ले बल्ले बोल रहा है वो एक कॉपी जरूर रखे अपने हाथ में दिखाने के लिए। प्रधान जी, ये जो टोन है नेताओं की, ये बड़ी खराब है कि हमारा वक्त आएगा तो बताएंगे तुमको। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी को? ठीक बात है, आपको लग रहा है आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, अदालत जाइए। ये जो पब्लिक में थ्रेट देने का जो एक टशन है, मैं टशन कहूंगा, ये क्या बीमारी है? अधिकारी कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि हाँक के ले जाएंगे, आपकी सरकार आएगी तो आप उनको। प्रधान जी,
जी देखिए, पहली बार नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्होंने इस तरह की बात की हो, अधिकारियों को धमकाने की बात की हो। पहले जब आजम खान भी थे तब भी वो इस तरह की बात करते थे। अभी 2-4 साल पहले एक जो अधिकारी हैं अनुज चौधरी, उनके साथ भी आजम खान की भिड़ंत हुई थी, उनको भी धमकाने का उन्होंने प्रयास किया। अनुज चौधरी को बता रहे कि तुम्हें नौकरी कैसे मिली, अनुज चौधरी ने बोला नहीं, मुझे तो अपनी योग्यता से नौकरी मिली है। और अभी रिसेंटली मुरादाबाद में एक मेरे जानने वाले IAS हैं, उनका नाम और पद नहीं बताऊंगा, उनको भी काफी, चूंकि वहां पे अवैध अतिक्रमण काफी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कर रखा था, और मुरादाबाद का जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है अमिताभ जी, 32 साल से सरकार की जमीन पर बना हुआ है, उसको नोटिस गया तो धर्मेंद्र यादव ने फोन करके उस IAS अधिकारी को धमकाया कई बार। उनको तो मतलब ऐसे बोल रहे थे कि जैसे धर्मेंद्र यादव ने उनकी नौकरी लगवाई हो, लेकिन वो डगमग नहीं हुए, कार्रवाई चल रही है। एक और मुरादाबाद क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक को उन्होंने नगर निगम के सरकारी क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है 25-30 साल से, उस पर भी नोटिस गया है, तो उसकी पूरी सिफारिश कर रहे हैं, जबकि उस सरकारी आवास पे सपा के विधायक रहते भी नहीं, उनके नौकर चेले चपाटे वगैरह रहते हैं, लेकिन भाई उनको ये लग रहा है कि ये सरकारी संपत्ति हमारा तो कब्जा है, हम रहेंगे जो चाहे करेंगे। तो ये मानसिकता समाजवादी पार्टी के लोगों में है, और 4 जून के बाद से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग, चाहे हम लोगों को भी ये धमकी देते हैं, ऑनलाइन डिबेट में भी देते हैं, वैसे भी देते हैं, मीडिया के माध्यम से भी देते हैं, और जो अधिकारियों को तो ये लोग धमकी देते ही हैं। जो मुख्तार अंसारी के बेटे का आपने बताया, तो ये जो एक मानसिकता है इनकी गुंडे अपराधियों वाली, उस मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं। और यही जो है जियाउर रहमान बर्क के पिता ने भी बोला, जो मस्जिद के मौलवी हैं, वो भी इस तरह की धमकी दे जिस पर उन्होंने मुकदमा हुआ है। तो लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि 7-8 साल योगी सरकार हो गई है, तो हाँ इस तरह की जो धमकी है उसका काम नहीं चलता है। अधिकारियों पे आप धमकी देंगे, उनको इस तरह के कृत्य करेंगे, तो फिर तो कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई होगी। फिर आप रोने लगते हैं कि अरे है हम तो नेता है, हमारे पास देश के तहत कार्रवाई हो रही, तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि आपके ऊपर जो है अधिकारी ये इस तरह की जो कार्रवाई करनी पड़े। स्वयं आपको पहले सोचना चाहिए। और इन्हीं सारी हरकतों की वजह से अगर कभी जनता समाजवादी पार्टी को कुछ लोग वोट देना भी चाहते हैं, तो इनकी गुंडागर्दी इस तरह की मानसिकता से भी जनता जो है इनको वोट देने का मन भी बनाती है, तो नहीं देती है। जी मनीष जी, क्या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जुबान में इतना जहर क्यों आ गया? मतलब वो मानते हैं कि हम कानून से परे ऊपर हैं। बताइए, बिजली चेक होनी है या आपका नाम किसी FIR में आ गया, आप अपनी सफाई दीजिए, जाकर अदालत जाइए। ये टेंट्रम क्यों, ये ड्रामा क्यों, ये कुर्ते की बाहें क्यों चढ़ाई जा रही हैं? अपराधियों को मासूम बताया जा रहा है। मनीष जी, अमिताभ जी, जैसे अभी आप राजनीतिक मुकदमों के लिए कह रहे थे ना, तो समाजवादी पार्टी वगैरह में अगर आप राजनीति में आते हो तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन में है कि बिजली पानी मकान सब फ्री हो गया। एक राजनीति में आने का ये भी मुख्य कारण बन गया था लोगों का कि बेसिक नेसेसिटीज आपकी फ्री हो गई। आपको ना हाउस टैक्स देना है, ना वाटर टैक्स देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना मकान का नक्शा पास कराना है। जहां मन करे वहां मकान बनवा लेना है, जहां मन करे वहां दुकान खोल लेना है। यही राजनीति का एक पैरामीटर बन गया था पिछले कुछ सालों से। आज जब उन चीजों की सरकार जांच कर रही है तो सरकार विरोध कर रही है। बिजली वाले आपके बुरे हैं, पुलिस इलेक्शन के वक्त आपको वोट नहीं डालने दे रही आपके वोटर्स को, DM आपकी बात नहीं सुनता, कानून आपकी बात नहीं सुन रहा। तो फिर किस पैरामीटर के लिए आप राजनीति कर रहे हैं? फिर आप क्या करना चाहते हैं? आप उस जनता के प्रति कैसे जवाबदेह होंगे अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है? क्योंकि प्रशासन जनता के लिए है, हमारे आपके लिए है, राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं है। आप पुलिस का विरोध करते हो, उसी पुलिस की सुरक्षा में खड़े होते हो और ये कहते हो कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। उनके मनोबल का क्या होता होगा? चारों तरफ से वो घेरे हैं और माइक पे आप बोल रहे हो कि यूपी की पुलिस जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे विरोध में है, हमारा वोट नहीं पड़ने दे रही। जब बिजली वाले बिजली चेक करने आ रहे हैं तो ये इतनी बड़ी घटना क्यों बनती है कि अमिताभ जी को इसको डिबेट में लाना पड़ता है? क्योंकि 1000 पुलिस वालों की लाइन चल के आ रही है। सामान्य आदमी जा रहा होगा तो वो रुक जाएगा, काम छोड़ के घर चला जाएगा कि पता नहीं क्या घटना हो गई है कि मेरे क्षेत्र में 1000 पुलिस वाले आए हैं। बाद में उसे जब ये पता नहीं मनीष, केवल पुलिस वाले नहीं, उत्तर प्रदेश में RAF रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां डिप्लॉय की गई। जी, मैं तो सोच रहा था अब सेना ही बची है, बाकी वो भी उतार दो इनके घर के बाहर। जी नहीं, आप देखिए इन्होंने किस तरीके से समाज को टेरर में ले रखा है। क्या लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की यही कोशिश है। RAF का मतलब सिर्फ इसीलिए था
कि लोगों के अंदर ये विश्वास की भावना आए कि कानून जब अपने पे आता है तो वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, उसकी नजर में सांसद और आम आदमी में कोई फर्क नहीं है। यही लॉ एंड ऑर्डर का विश्वास जो है लोगों के मन में जमाने के लिए ऐसी कार्रवाई करी जा रही है। वरना बिजली चोरी तो एक ऐसी चीज है, आप संभल की अगर हिस्ट्री पढ़िए ना, 100 में से 78 कनेक्शन फर्जी है, 78% का लाइन लॉस है। यूपीपीसीएल को वहां पे नॉर्मल लाइन लॉस 30% का होता है। इसका मतलब हर दूसरे घर में अवैध कनेक्शन है। यही एक पॉलिटिक्स है, यही वोट लेने का तरीका है, यही मापदंड बनाए गए थे। तभी तो ये सरकारें जो है जब जीतती थी तो अराजकता का माहौल आता था, और सरकार के जो डिपार्टमेंट है ना वो इसीलिए कैशलेस होते जा रहे हैं। उनके पास रेवेन्यू ही नहीं आता, ना उनमें इतनी हिम्मत है कि वो जाके जांच तक कर सके। जी ठीक बात है। तनुज जी, मैंने आपको बताया कि 17 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और उनकी प्रेयर मालूम क्या थी? उस मुकदमे को अभिषेक मनु सिंघवी ने प्लीड किया था वहाँ कोर्ट में। प्रेयर ये थी कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं और मौजूदा सरकार हम विपक्ष के लोग हैं, हमको परेशान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्टिव दे दे ईडी को, सीबीआई को और ऐसी दूसरी एजेंसीज को, इनकम टैक्स को, कि वो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया नींद में लिखी थी क्या एप्लीकेशन? जब कार्रवाई हो जाए इंडिविजुअल केस में तब आना, तो हम देखेंगे सही है कि गलत है। ऐसा आपको ब्लैंक चेक लिख के दे दें? ये तमाशा लोकतंत्र का उपहास नहीं है क्या? कोई इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि हमारी जांच नहीं करे कोई एजेंसी। ये कैसे संभव है? और अगर नेता को छूट मिलेगी तो फिर गुड्डू को और पप्पू को, ननकू को, रज्जाक को क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, हमारे देश में नेता अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लग गए हैं, और यही एक पतन का बहुत बड़ी वजह भी है। आज भी हमारे देश में संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मानना भी पड़ेगा और ये समझने की बहुत आवश्यकता है। बात अगर करें कि जो इस तरीके की मानसिकता जो पार्टियां रखती है और ऐसी एप्लीकेशन लेकर के जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने किए हुए कृत्यों को लेकर के संदेशबद्ध है, और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज नहीं कल कोई डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़े और सच का जो पुलिंदा है वो सामने आ जाए, जिससे उनको कोई तकलीफ से सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से उससे बचाव के लिए कानून के अंदर, क्योंकि देखिए कानून द्विपक्षीय होता है, कानून राइट भी देखता है और लेफ्ट भी देखता है। ऐसे में कानून के अंदर की रेमेडीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल किया जाता है, और तरह तरह के ऐसे केसेस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी न्याय प्रणाली इतनी मजबूत है कि वे भी समझती हैं कि किस केस का इंटेंशन क्या और कितना है, और इसके नजर रखते हुए वो जजमेंट और ऑर्डर्स को उसी हिसाब से देती हैं जैसा न्याय प्रणाली चाहती है। जी ठीक बात। आशीष भाई, अभी मनीष जी ने बात ठीक कही कि सबके पास सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश पुलिस की है क्या, और उत्तर प्रदेश पुलिस को ही लानत मलानत दिन भर करनी है समाजवादी पार्टी को? नहीं तो क्यों नहीं ऐसा एक बहादुरी का काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि पुलिस सिक्योरिटी सरेंडर कर दें कि भाई ये पुलिस बेकार है, हमें इस पर भरोसा नहीं? क्योंकि माइक पर तो आप यही बोलते हो कि पुलिस ऐसी है वैसी है और तमाम बातें उस पर एलिगेशन लगाते हो क्या, और उस फिर बाद में उसी पुलिस के 10-20 जवानों के साथ निकल पड़ते हो घर की ओर। ये थोड़ा मामला विरोधाभासी हो गया। तो जिस चीज पर भरोसा नहीं उसको त्याग देना चाहिए आशीष जी। नहीं, अपने बाहुबल के आधार पर चलिए, ठाठ से मुंह चाट के नहीं बोले ना हम कोई पुलिस नहीं रखेंगे, हम खुद चलेंगे अपने ढंग से अपने बाहुबल पर। नहीं आशीष जी। अमिताभ जी, अभी जो उपचुनाव हुआ जिसमें आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कई पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट की, और उस दौरान चुनाव आयोग ने करीब 7 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया। तो जब हमारे आरोपों को चुनाव आयोग ने सही पाया तो
चुनाव आयोग ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया। तो चुनाव आयोग ने तब ये देखा था कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं ये वो काम नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए, तो जो हमारी बात को सही माना और उनको सस्पेंड किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ ही हम गलत कह रहे हैं। हो सकता है कभी कोई हमारी बात या कोई इस तरीके की हो जो सही ना लग रही हो या उसके कहने का हमारा ढंग अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा गलत बात कह रहे हैं। जहां तक रहा पुलिस का, तो पुलिस बात यह है कि पुलिस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं, हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं। नहीं आशीष जी, जो फोर्स, जो उसको आप ये कह रहे हो कि ये फोर्स जालिम है, ये फोर्स जुल्म कर रही है, जुल्म गारत कर रही है आदि आदि, तो सबसे पहले तो ये करो कि भाई हमने इस फोर्स को त्याग दिया। क्या एक समाजवादी पार्टी अपनी व्यक्तिगत सेना बना ले? नहीं, और अपने नेताओं की सुरक्षा में रहे। मेहताब जी, पुलिस के खिलाफ नहीं है, पुलिस का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसके खिलाफ हैं हम लोग। कई जगह जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, मेरा निवेदन हुए, फिर भी जब आप उसके खिलाफ इस्तेमाल ही मान लेते तो भी फिर अपने साथ 4 सिपाही क्यों रखे हो? क्योंकि पुलिस वालों को खेलने के लिए? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है अमिताभ जी, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि पुलिस व्यक्तिगत काम नहीं कर रही। कल को सरकार बदल जाएगी, आप कहेंगे कि फलाने भाजपा के नेता को उठा लाओ, पुलिस उठा लाएगी। वही पुलिस वाले जो सलूट मार रहे होंगे वही उठा लाएंगे। आप याद करिएगा, अरविंद केजरीवाल थे, वो धरने पे बैठे थे, उनको पुलिस वाले टांग के ले जा रहे थे, थोड़े दिन बाद वही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को सलूट मार रहे थे। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो वही रहेगी, सरकारें तो फिर बदलेंगी, सब बदलती हैं, ये तो बदलती ही रहती है, पुलिस तो वही रहेगी। कहीं ना कहीं पुलिस सिक्योरिटी छोड़ने का समय नहीं आया ना, ऐसा नहीं कोई विचार? नहीं, बिल्कुल मुझे लगा शायद भाई जोश में छोड़ी दो, बोलना छी त्याग दिया। गुरु, सिक्योरिटी कोई नहीं छोड़ेगा, भाषण कितना दे लो, हकीकत ये है अंदर की बात। क्या सिक्योरिटी के लिए तो नेता कुर्ता पहने हैं, और किस लिए पहने? सबसे ज्यादा मार इसी बात की कि भैया एक ही सिपाही दिला दो, ना हो तो होमगार्ड ही दिला दो। है गाड़ी में कम से कम टोपी तो रखी रहे। गलत तो नहीं करा आशीष जी? कितना भी हाय हाय चिल्लाओ, पुलिस आपके हाथ पैर भी तोड़ दे, फिर भी गनर चाहिए। क्या गनर के बिना जीवन नहीं ना? नेता किया प्राण गनर में बसा है, गनर में गनर चाहिए, गनर के बिना जीवन कहाँ है भैया? प्रशांत पटेल जी, हमको लग रहा था कि सपा समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस से बहुत नाराज हैं, तो ये लोग अपनी सिक्योरिटी छोड़ देंगे तो पुलिस कुछ खाली होगी तो जनता के काम आएगी, थाने चौकी में थोड़ी तैनाती और बढ़ जाएगी, है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बाकी पुलिस से लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन सिक्योरिटी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। इनका जो प्रशासन पर हो, पुलिस पर हो या संवैधानिक संस्थाओं पर जो आरोप लगाना है वो सिलेक्टिव होता है। जहाँ पे जब चीजें इनके फेवर की होती हैं तो कोई बात नहीं, सब चीज प्रशासन, सारी संवैधानिक संस्थाएं, संविधान कोर्ट सब अच्छा काम कर रहा होता है। और जब परिणाम इनके विपरीत आते तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब जिस कुंदरकी का इस उपचुनाव के लोग आरोप लगाते हैं, उस कुंदरकी में तो सबसे अधिक 57% वोटिंग हुई थी 9 विधानसभा जो उपचुनाव हुए, और उसमें मुस्लिम बहुल सीट 60% मुसलमान है। 1,70,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 25,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी को। तो प्रशासन के दम पे तो 1,70,000 भाजपा को वोट नहीं मिल सकते। प्रशासन इतना तो नहीं कर सकता है कभी, ये हो सकता है कि 100-200 आप डिफरेंस डाल सकते हैं। तो ये सारी इनकी खुन्नसी कैसे, जो जिस मुस्लिम वोट को ये लोग जागीर बना करके रखते थे, वो उसको समझते कि भाई वो तो मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा और तो किसी को देगा नहीं, वो तिलिस्म टूट गया। भाई जो वहाँ के अमन पसंद मुसलमान थे, जो लोग समझते थे, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति को समझ गए कि भाई हमको तो ये लोग खाली बधुआ मजदूर समझते हैं, उन्होंने विकास के रास्ते को चुना। उसके बाद ही देखिए 23 तारीख को रिजल्ट आया, 24 को इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा कर दिया। उसमें शफीकुर रहमान बर्क भी शामिल थे और समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे। तो ये अब उसी इसमें आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ हर विभाग में कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं, होती है। अभी अब रिसेंटली आप देख रहे होंगे बहुत सारे लेखपालों पर कार्रवाई हो रही है, लेखपाल कानून को वगैरह घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, बहुत लोगों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस पे भी होती है, अध्यापकों पे भी होती है, IAS-PCS पे भी होती है। तो ऐसा थोड़े कोई कि सारे लोग को सबको क्लीन चिट है, जो गलत होगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी।
आपको भी अधिकार है शिकायत करने का, हम लोग भी अगर कोई हमें कोई गलत दिखता है तो उनपे भी हम लोग भी कार्रवाई करते हैं इसमें। लेकिन इसको आप पूरे पुलिस फोर्स को आप किसी तरीके से आप गलत नहीं ठहरा सकते कि अगर आपके फेवर की बात नहीं होती। और ना ही पुलिस प्रशासन, पहले भी मैं इस डिबेट में कह चुका हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को कहने पे काम नहीं करती है। हम लोगों के भी कोई अगर हम कोई गलत काम करते तो उस पर नहीं होती है। कल का ही उदाहरण है, बलिया में समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, उनका कुछ अवैध निर्माण था सरकारी जमीन में, बुलडोजर ने तोड़ा है। आप लोग ये आरोप लगा रहे थे विपक्ष के हमारे साथी कि भाई बुलडोजर खाली विपक्ष पे चलता है। हमारे जिला उपाध्यक्ष, करंट जिला उपाध्यक्ष के उसमें चला है। उसके पहले भी कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई इस तरह कानून सम्मत तरीके से हुई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को सजा भी हुई है। हमारे भी जो विधायक थे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजकुमार जी कौन थे, सैनी साहब, वो उनको भी तो सजा हुई ना, उनकी विधायकी गई ना। तो आप अगर कहो कि खाली हमारे विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, प्रशासन और सब इस तरह काम कर रहे, तो ऐसा नहीं है। जो कानून सम्मत जिस पे होगा सब पे कार्रवाई होगी। अब बिजली चोरी पे तो लगातार अभियान चलते रहते हैं। अगर मेरे घर में अगर कोई चोरी हो रही हुई तो मेरे अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। अगर मेरा मीटर नहीं लगाओ, किसी पे भी हो सकती है। तो इस तरह पे जो है आरोप लगाना प्रशासन पे, पुलिस पे अनुचित है। ठीक बात। आशीष जी, क्या आपको नहीं लगता, ये सपा को नहीं लगता कि कुंदरकी जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बिल्कुल नए किस्म का लेसन है, जिसको उसको पढ़ना है, समझना है और गुनना है? क्या इन बातों से कुंदरकी का जो प्रमेय है, कुंदरकी की पजल है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि वोट लूट लिया ना? ये थोती बात है। आपके पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, जो आपका सबसे सुरक्षित दुर्ग था। ये जिया वहीं से विधायक था, जो सांसद है संभल से। आप लोगों ने इस पर चिंतन नहीं किया कि जहां झरा मुसलमान, वहां आपकी जमानत जब्त हो गई? क्या इससे पहले कोई केस, आपको केस हिस्ट्री याद है आशीष बाबू, जिसमें 65% मुसलमान वाले इलाके में सपा की जमानत जब्त हो गई हो? आशीष जी। नहीं, निश्चित रूप से बहुत हैरान करने वाली ये जो है नतीजे थे इस विधानसभा के। और जो व्यक्ति, जो दल, जो नेता अपनी हार से नहीं सीखेगा वो आगे भी हारेगा। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि अगर अपनी हार से आप नहीं सीख ले रहे हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, गलत तो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बात प्रत्यक्ष रूप से मैं स्वीकार कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं तो कुछ गलत जा रहे हैं। वो कहाँ गलत जा रहे हैं उसका अगर हम विचार न करके उसको सुधारेंगे नहीं, तो आगे हम केवल जनता हमें जिता देगी इस उम्मीद पे चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी ईमानदारी से आशीष जी ने कहा कि जब परिणाम ऐसा आया है तो यह तो मान लीजिए कि रास्ता हमारा गलत है। अब कितना गलत है, कहाँ गलत है, इसका मंथन होना चाहिए। मनीष बाबू, वही आपसे सवाल है कि मैंने कुंदरकी का जब परिणाम आया था तो उस दिन कहा था कि कुंदरकी एक केस हिस्ट्री होनी चाहिए राजनीतिक दलों के लिए, सबके लिए, केवल सपा के लिए नहीं। कुंदरकी एक मॉडल हो गया, एक केस हिस्ट्री हो गई। सघन मुस्लिम बहुल इलाका, और वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने न केवल विजय हासिल की, सपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी। मेरे दृष्टि याद में, जितना मुझे याद है, बाकी आप लोग उस पर गूगल पे ढूंढेंगे तो शायद मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुलायम सिंह की पार्टी का कोई आदमी 65% मुस्लिम इलाके वाले इलाके में जमानत जब्त करा ले। हार तो सकते हैं, जमानत जब्त नहीं हो सकती। मनीष बाबू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, आपके ज्ञान को कौन क्वेश्चन कर सकता है। आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है, ये केस स्टडी के रूप में होना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है 24 का दंगा जो है ना, इसी 23 के रिजल्ट का प्रभाव था, क्योंकि ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और हमें इसमें खुले दिल से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की तारीफ करनी चाहिए कि कैसे उन्होंने वहां की जनता में इतना अपनी जगह बनाई कि वो इतनी अभूतपूर्व जीत लेके आए। ये दोनों जगह समझने की जरूरत है। बीजेपी के लिए भी ये केस स्टडी है कि बीजेपी ने क्या ऐसा अच्छा करा, कैसे उन लोगों के मन में
ये विश्वास दिलाया कि वो बीजेपी के साथ ज्यादा सुरक्षित है, ना कि सपा के साथ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरीके का कोई चुनाव कोई पुलिस या प्रशासन जिता दे। ये सिर्फ और सिर्फ कार्यों की जीत है, जो उनको अच्छा लगा है, जो चीजें उन्हें मिली हैं, जो वादे उनसे करे गए थे वो वादे उन तक डिलीवर हुए हैं, और उन्हें यह विश्वास है कि आगे ऐसे वादे चलते रहेंगे। और ऐसे दंगे जो कि संभल में हुए थे 24 को, या आगे भी कभी होंगे, वो बीजेपी के हाथ और योगी आदित्यनाथ जी के हाथ और मजबूत करेंगे, क्योंकि जनता ये जानती है कि दमन के रास्ते से शासन नहीं होता। आपको जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा, और अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता उनको ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि आपका विकास मेरे साथ है, तो हमें लगता है 27 के चुनावों में हमें कुछ अभूतपूर्व परिणाम ना देखने को मिले, क्योंकि जो 24 में वादे हुए थे जून के चुनाव में, वो पूरे होते जनता को नहीं दिख रहे। जी प्रशांत पटेल, बात वो मनीष जी ने भी कही, मैं फिर उसको रिट्रेट करता हूं कि कुंदरकी सपा के लिए ही स्टडी नहीं है, किसी स्टडी नहीं, सपा से ज्यादा मैं कहूँगा भाजपा के लिए भी है, क्योंकि वहां जो हुआ वो पॉलिटिकल मिरेकिल है। कैसे हो गया उसकी तो पड़ताल होनी चाहिए, नहीं? उसने इंडियन पॉलिटिक्स की जो थ्योरीज प्रवेल कर रही हैं, उन थ्योरीज को पलट दिया कुंदरकी ने। प्रशांत जी। जी, अभी जैसे रिसेंट चुनाव को अगर हम अमिताभ जी देखें तो पहले जो एंटी इनकम्बेंसी का दौर होता था, अब पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कई राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, जिन राज्यों में हम हारे भी हैं, कि जो सरकारें हैं उन्हीं के पक्ष में इनकम्बेंसी चल रही है। ये भी एक नया ट्रेंड राजनीति का इस समय चालू हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि हर चुनाव का रिजल्ट के बाद हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं, हमारे जो नेता होते हैं, प्रभारी होते हैं, जो महासचिव होते हैं, जो चुनाव प्रभारी होते हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, कोर कमेटी, उसकी प्रदेश स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर उसकी समीक्षा होती है। हम हारते हैं तब भी समीक्षा करते हैं कि हमारे क्या कमियां रह गई, जीतते हैं तब भी समीक्षा करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज हम और अच्छा कर सकते हैं, उसको और राज्यों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जिसकी सरकार होती है उसके ऊपर जिम्मेदारी भी अधिक होती है, जवाबदेही भी अधिक होती है। हम सरकार में, सत्ता में, दूसरी बार तो हमारी जवाबदेही भी है, तो हम इसको समय समय पर इंट्रोस्पेक्शन भी करते रहते हैं। कहीं कोई कमी है तो उसको हम ठीक करने का भी प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र में जैसे थे हमने ठीक किया, मध्य प्रदेश में थे हमने ठीक किया, झारखंड में सपोज कि हमने कुछ हमारी कमियां रह गई, हम नहीं जीत पाए, हरियाणा में हमारी कुछ कमियां थी, लोकसभा चुनाव में हमने ठीक किया, लोकसभा में हमारे कम बताए थे, हमने ठीक किया। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा परिणाम हमारा खराब रहा, हमने अच्छा चीजें की, वहां पे ठीक की, जो कमियां थी संगठन की कुछ कीलें दुरुस्त की, हमारा उपचुनाव में अच्छा परिणाम है। तो हम लोग रिट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते रहते लगातार, और अपनी कमियों को हम स्वीकार भी करते हैं। हम लोग कभी किसी को दोष नहीं देते, ना हम कभी समाजवादी पार्टी को दोष देते हैं, ना प्रशासन को दोष देते हैं, ना हम कभी जनता को दोष देते हैं। हम तो स्वयं को, अगर कुछ परिणाम हमारे विपरीत आता, हम स्वयं को दोष देते हैं कि ठीक है, हमसे कोई कमी रहेगी, क्योंकि हम जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, हम उसको आगे ठीक करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य हमें मुझे लगता है कि हम आगे भी इस तरह का हमारा जो विजय रथ है वो चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि जो संभल में हुआ, दो घटनाएं घटी। एक संभल में सर्वे पर पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, कानून की अवज्ञा हुई, न्यायपालिका की गरिमा को तार तार करने की कोशिश हुई, गोली लाठी चलाई गई। तो उसका परिणाम ये हुआ आशीष जी, बिना खुदाई, बिना सर्वे, उत्तर प्रदेश के 10 स्थानों में दशकों से बंद देवालय खुल गए। अभी बहुत दिन नहीं हुए। ये उसका संभल में जो हिंसा की गई थी, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। जिन लोगों ने हिंसा की और हिंसा प्रायोजित की, उनको अब आंख खोल के देखना चाहिए क्या कि आपने जो किया उसका फॉल आउट क्या आया, आउटकम क्या आया। मनीष जी, गंभीर बात कह रहा हूं, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं ना। पूरे देश में जहां जहां, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, जहां जहां सघन मुस्लिम बस्तियों में देवालय हैं ढके हुए, वो सब देवालय
मुक्त होंगे वहां शंख ध्वनि गूंजेगी, वहां आरती होगी। अब अच्छा लगे या बुरा लगे, करो उत्पात, करो उत्पात। ये उत्पात का ही की देन है। ना उत्पात करते संभल में आशीष जी, तो पहला मंदिर भी कोई नहीं खोजता, दूसरे के तो छोड़ ही दो। 40-42 साल से कहां खोजा, नहीं खोजा ना। लेकिन अब खोजने की शुरुआत हो गई और 2 वकील हमारे साथ बैठे, प्रशांत और ये दीक्षित। इस पे कोई कोर्ट रोक भी नहीं लगा सकती। मंदिर के प्राकट्य पर तो कोई रोक लगा नहीं सकता, ना कोई पिटीशन फाइल हो सकती कि महादेव क्यों दिख गए, इसमें मुकदमा भी नहीं चल सकता। क्या करोगे? मैं एक बात कहता हूं, मैंने बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों से बात कही, अगर 80 के दशक में मुस्लिम धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व ने, चूंकि मुसलमानों में धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व एक बहुत गड्ढमड्ढ है, इसलिए मैंने दोनों जोड़ दिए, ने काशी, मथुरा और अयोध्या को हिंदुओं को सहर्ष सौंप दिया होता तो देश की स्थिति दूसरी होती, परिस्थिति दूसरी होती। फिर मदनपुरा का शिवालय जागृत नहीं होता, अब जागृत है। आज नहीं तो कल वहां पूजा करनी होगी। कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई पुलिस नहीं, अदालत नहीं रोक सकती। जिन मुस्लिम भाई की वो जमीन है, प्रॉपर्टी है, उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, जब बाबा दिख गए तो करो। अब हर जगह शंख गूंजेगा, हर जगह शंख गूंजेगा। हमारे यहाँ देवठान एकादशी होती है, जिसको लोक भाषा में देवठान बोलते हैं और सुसंस्कृत भाषा में देवोत्थान बोलते हैं। क्या एक दिन आता है वो, प्रधान जी। अब ये देवोत्थान की प्रक्रिया लंबा चलेगी और तब तक चलेगी जब तक सारे देव उठ नहीं जाएंगे, जागृत नहीं हो जाएंगे। देवताओं के शयन का काल बीत गया, बहुत लंबा रहा भारत में देवताओं के शयन का काल। अयोध्या में 500 वर्ष देव सोए मनीष भाई। 500 वर्ष बाद रघुवर जागे, और जागे तो क्या जागे, अयोध्या के माथे पर सौभाग्य की लिपि से हस्ताक्षर कर दिए। मैं देख रहा था आंकड़ा, मैं चमत्कृत हो गया। अयोध्या में जीएसटी का कलेक्शन कानपुर से ज्यादा। सोच सकता था कोई? जिन्होंने 80 के दशक में अयोध्या देखी, 90 के दशक में, वो नहीं सोच सकते। मैं नहीं सोच सकता था। मैं गया था अयोध्या दर्शन करने, जगमग जगमग हो रही, जगमग जगमग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजनी का हुई व्यापा, वैसी स्थिति अयोध्या में दिख रही। जो माथे पर चंदन भी लगा रहा है बालक, वो भी शाम को 1500 रुपया ले जा रहा है। जो सिर्फ चाय बेच रहा है ठेली पर, वो भी 2-3 हजार रुपया ले जा रहा है। सोच रहे हैं आप? सोच सकते हैं? ये ठाकुर के जागने का प्रसाद है। ये देश भर में जागृत होंगे। मथुरा, अयोध्या और काशी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जिला लोअर कोर्ट्स तो हर जगह है। हर शहर में, मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में मुंसिफों की अदालतें वो सब जागृत होंगी, क्योंकि वो बलपूर्वक बंद की गई थी। जियाउर रहमान बर्क जैसों की राजनीति अब संकट काल में गई। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आजम खान साहब का अध्याय सामने है। आशीष जी, जियाउर रहमान से और इनके बाबा से बड़े नेता थे आजम खान, उनका जलवा जलाल भी ज्यादा था। अब क्या स्थिति है? अब ना सपा में है और ना सपा से अलग है। न सपाई उनकी कोई सेवा सत्कार कर रहे, ना वो सपा को कुछ समझ रहे। बैठे अपना चुपचाप बुढ़ापा काट रहे हैं जेल में, यही ना। वो समय चला गया। एक मात्र समय था जब इस देश के हिंदू
समाज ने कहा था कि सब छोड़िए, काशी, मथुरा और अयोध्या दे दीजिए और देश में सौहार्द रहना चाहिए। मुझे याद आता है कि मैं उन सब पलों का साक्षी रहा हूं एक पत्रकार के नाते। विज्ञान भवन में चंद्रशेखर जी ने बुलाई थी बैठक के, भाई बातचीत से कोई निपट जाए, उस बैठक का साक्षी हूं, ऐसी तमाम बैठकों का साक्षी हूं। तो मुसलमानों का के जो नेतृत्व था उसकी वो पुरानी बात याद आ गई। उनकी भाव मुद्रा होती थी मनीष बाबू, जो भाव मुद्रा दुर्योधन की थी जब केशव गए थे दरबार में धृतराष्ट्र के मध्यस्थ बनकर, भगवान कृष्ण, और उन्होंने कहा 5 गांव दे दो। बोले ना, एक नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। बोले ठीक है, नमस्ते, जाओ। फिर क्या हुआ था? इतिहास बताता है ना हमको फिर क्या हुआ। वो क्षण भारत ने खो दिया जिस क्षण में सब अच्छा हो सकता था, वो हमारे देश के मुसलमानों ने खो दिया। अयोध्या, मथुरा और काशी, मुझे याद है शहाबुद्दीन साहब थे, वो बिहार वाले शहाबुद्दीन नहीं, वो तो बवाली थे, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थे और लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा में रहे। मैंने उनसे कहा था एक बार, ये बात होगी 90 की, मैंने कहा शहाबुद्दीन साहब, आपके लिए ये काशी, मथुरा और अयोध्या की मस्जिदें लाखों मस्जिदों में एक हैं प्रशांत जी, लाखों मस्जिदों में एक हैं। और हमने कहा हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी, मक्का और मदीना है हिंदुओं के लिए। इस अंतर को समझिए। आप उनको सामान्य मंदिर की तरह नहीं देख सकते। और आपने उस पर रुख नहीं बदला, तो अब स्थिति यह है कि आपके मोहल्ले में जितने भी मंदिर थे देश भर में, ये मुझे मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि साल भर के भीतर उनमें से सब जागृत हो जाएंगे। सब जगह राम नाम, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा गूंजेगी। ये स्थिति है आज देश की, ये और ऐसी स्थिति है कि जिसमें किसी सरकार की जरूरत नहीं, किसी कचहरी की जरूरत नहीं। मंदिर है, मिल गया तो उसमें राग भोग होगा, पूजन होगा, आरती होगी, बात खत्म हो गई। फिर क्या समस्या? मैं तो संभल के मंदिर का दृश्य देख रहा था, मुझे कुछ लोगों ने उसके वीडियो भेजे आरती के। बताइए, उस गली में पुलिस जाने से डरती थी पहले मनीष बाबू, वहां सैकड़ों हिंदू रोते रोते आरती कर रहे हैं। ये देवोत्थान है भारत में, देवोत्थान। धन्यवाद।